everyone, my name is Aksha. Welcome you all on my YouTube channel Aksha Tutorials. So class 11, today we are here to discuss about a very important topic of this chapter, and that topic is cell membrane. बहुत सारे important questions could come up in your pre-medical entrance test from this topic cell membrane. It is one of the very important topic of this unit cell. तो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, दिस एक्चुअली एक्ट एज द सेल बाउंड्री, राइट, स्पेशली इन द केस ऑफ एनिमल सेल. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एनिमल केस में जो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है एनिमल सेल्स की, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. तो सेल इज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट. तो सेल इज हैविंग वेरी बेसिक फीचर्स. तो उनमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर इज द सेल मेम्ब्रेन. 1950s से पहले तक सेल मेम्ब्रेन के बारे में किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कुड बी, इसका जो स्ट्रक्चर है दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप. तो ऑब्वियसली 1950s के बाद व्हेन माइक्रोस्कोप हैज़ इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड, देन वी गेट टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. तो सबसे पहले जिस सेल में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर विजिबल हुआ था, जिसके बारे में पढ़ा गया था, स्टडी किया था, दैट वाज इन द केस ऑफ आरबीसीज, ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स. इरिथ्रोसाइट्स इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आरबीसीज. तो ह्यूमन आरबीसीज में पहली बारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया था. इस सेल मेम्ब्रेन के एक्सप्लेनेशन के, इसकी स्ट्रक्चर के एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत सारे मॉडल्स आए, जिनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल दैट वाज गिवन बाय Singer and Nicholson in 1972. बच्चे, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ साइंटिस्ट के नाम और उनके ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं. तो 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने अपना मॉडल दिया विच एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, एंड दैट मॉडल वाज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. अब इसको फ्लूइड मोज़ैक मॉडल का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि सेल मेम्ब्रेन किसके बने होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स के. तो दैट फ्लूइड एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट्स अबाउट द लिपिड कंपोनेंट, क्योंकि वो जो सेल मेम्ब्रेन है, मैंने अपने पिछले टॉपिक में भी आपको हल्का सा बताया था, इट एक्ट एज अ बाइलिपिड लेयर. तो सैंडविच की तरह लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं. दैट लिपिड्स आर फ्लूइड इन नेचर. फ्लूइड एक्चुअली more appropriately if we say, no, that would be called as quasi fluid. Quasi fluid means semi fluid, like gel like fluid होता है, पूरा watery material नहीं होता. तो lipid act as a fluid, and उस lipid bilayer में कुछ proteins are present like mosaic. तो this mosaic word represents the proteins. तो आपको ये पता होना चाहिए why this model is named as fluid mosaic model, because of the composition of the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? यूजुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन्स आर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. लेकिन इनका कॉम्पोजिशन भी डिफर करता है. दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मेम्ब्रेन. सपोज अगर कोई मेम्ब्रेन बहुत टफ है तो उसका कॉम्पोजिशन अलग हो सकता है. अगर कोई डेलिकेट सी मेम्ब्रेन है तो उसका कॉम्पोजिशन अलग हो सकता है. आपकी एनसीईआरटी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहली बार सेल मेम्ब्रेन जो जिसके स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन की थी वो थी आरबीसीज की. तो ह्यूमन आरबीसीज का जो सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन है दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. आरबीसीज, ह्यूमन आरबीसीज की जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज कंटेनिंग 40% लिपिड्स एंड 52% प्रोटीन्स. ये नोट कर लो बिकॉज दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी छोड़ ही नहीं सकते हम, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. तो कॉम्पोजिशन कुड डिफर, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मेम्ब्रेन. अब थोड़ा सा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलें कि क्या उन्होंने अपने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में एक्चुअल में बताया क्या था, व्हाट इज हैविंग दिस, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. ये लिपिड्स, ये प्रोटीन्स जिनकी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये किस तरह से उसके स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं. लेट्स गोइंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स. तो ये भी हम कर चुके हैं. जो लिपिड्स हैं दे आर लाइक प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइलिपिड लेयर. इस तरीके से दे आर सैंडविच्ड वन ओवर द अदर.
ये लिपिड मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो अगर एक लिपिड मॉलिक्यूल की बात करें उसमें दो चीजें हैं, ध्यान से देखो, ये हेड, दिस रिप्रेजेंट्स द हाइड्रोफिलिक हेड। Why I am using this term hydrophilic? Because this component is water loving. ये पोलर ग्रुप है, पोलर होता है। दूसरी साइड अगर इसकी हम टेल की बात करें, then this is हाइड्रोफोबिक टेल। फोबिया मतलब फेयर, तो हाइड्रोफोबिक टेल विच इज नॉन पोलर इन नेचर। एक लिपिड मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें एक हेड है विच इज हाइड्रोफिलिक और एक टेल है विच इज हाइड्रोफोबिक। इसमें आपने याद जो चीज रखनी है, जो इनके हेड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट आउटवर्ड्स और जो टेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इनवर्ड्स, तो इसमें गड़बड़ नहीं करनी। हमने कहा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी है, तो कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सपोज हियर आर सम प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं इनको, पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं। पेरिफेरल का मतलब भी होता है बाहर को। कुछ इन मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। मान लो ये हमने बना दिए इनके कुछ, तो ये जो इंटरनली प्रेजेंट है दीज आर कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक मतलब प्रेजेंट इनसाइड। इनफैक्ट कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑल ओवर द मेम्ब्रेन, जो अंदर और बाहर दोनों साइड से दीज आर विजिबल। ध्यान से देखो, चाहे ऊपर वाली साइड से देखो, नीचे वाली साइड से, अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो वो दोनों एंड से दे आर विजिबल। तो इस तरह के जो प्रोटीन्स इन बिटवीन होते हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज चैनल प्रोटीन्स, क्योंकि ये चैनल की तरह काम कर रहे हैं अक्रॉस द होल मेम्ब्रेन। कोई भी वाटर मॉलिक्यूल है या वाटर soluble material है, if it needs to transport through this membrane that they have to pass through this transmembrane, क्योंकि lipids are insoluble in water, right? अगर आप बात, अच्छा मैंने अभी आपको बताया कि इनका जो head portion होता है lipids का that is hydrophilic, मतलब वो water loving है, वो water soluble है। उसका भी एक reason है। ये जो lipids होते हैं ना they are also known as phosphoglycerides। प्लीज बच्चे साथ साथ नोट करते जाओ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोग्लिसराइड्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप। वो फॉस्फेट ग्रुप लिपिड मॉलिक्यूल में हेड में प्रेजेंट होता है which is soluble to the water, which act as water loving material. That is why this head of lipid is considered to be hydrophilic. I hope it is clear. तो हम बात कर रहे थे, अच्छा अब हमने तीन तरह के प्रोटीन्स किए अभी तक, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और ट्रांसमेम्ब्रेन। अगर ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को अगर हमने इस मेम्ब्रेन से ये बाहर निकल जाए तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे, क्योंकि ज़्यादा एक आधे या एक दो बॉन्ड्स के साथ ही ये अटैच्ड होता है, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी भी रिक्वायर नहीं है। लेकिन अगर हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को बाहर निकालने की कोशिश करें या इसमें से कोई इंट्रिंसिक प्रोटीन बाहर निकल जाए, इट रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ एटीपी एज कम्पेयर टू एक्सट्रिंसिक, क्योंकि ये चारों साइड से इट इज हैविंग सम बॉन्ड्स, तो इसको निकालना मुश्किल होगा। तो दैट इज व्हाई इट रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ एटीपी, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। इसके अलावा कुछ और प्रोटीन्स होते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है बट कुछ बुक्स में वो लेबल नहीं है, तो आपने ध्यान रखना है। इन बिटवीन देयर आर ऑल्सो सम प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर्स। हेलिकल स्ट्रक्चर्स की तरह प्रेजेंट हैं, तो व्हाट आर दे आर नेम्ड एज, अगर पूछा जाए आपसे, अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स। दे आर ऑल्सो प्रोटीनेशियस इन नेचर। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है तो इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, तो आपको ये भी वर्ड याद रखना है। अब ये तो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बात हुई। लिपिड्स और प्रोटीन्स के अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नाउ इट डिपेंड्स कि वो कार्बोहाइड्रेट्स किसके साथ लिंक्ड है, किसके साथ अटैच्ड है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो यू मस्ट रिमेंबर, मैंने आपको बताया था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के बारे में।
दो तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ अटैच टू द लिपिड्स तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, अगर प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। तो वैसे ही सपोज दिस इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, तो अगर डायरेक्ट इसके साथ कोई कार्बोहाइड्रेट चेन, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप हम एज्यूम कर लेते हैं ये कार्बोहाइड्रेट है, तो अगर ये डायरेक्ट प्रोटीन के साथ अटैच्ड है तो इसका मतलब ये कौन है, ये है ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर सपोज ये किसी लिपिड के साथ, ये मान लो ये कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच्ड है, तो फिर ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, इट इज ग्लाइकोलिपिड। तो इस तरीके से भी प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। लास्ट, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन बिटवीन, कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द लिपिड्स अटैचमेंट। तो वो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, these cholesterol molecules helps to provide the stability to the plasma membrane. Now the structure is completed of cell membrane. ठीक है जी, आप प्लीज इसको नोट कर लेना, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज आई हैव ऑलरेडी सेड। अब थोड़ा सा अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की तरफ चलें, फंक्शंस की बात करें, तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में इट इज ऑल्सो नेम्ड एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको क्वासी फ्लूइड नेचर भी कहा जाता है। अब हम अगर सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करें बच्चे, तो सेल मेम्ब्रेन इट प्रोवाइड्स शेप, जैसे कि हमने कहा अगर ये सेल है, इसका ये आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, तो व्हाट विल हैपन, इट विल प्रोवाइड्स शेप, द रिजिडिटी टू द सेल। ऑब्वियसली अगर ये नहीं प्रेजेंट होगी तो सेल कैसे भी कोई भी शेप जो है वो ले सकता है। उसके अलावा इट ऑल्सो मेंटेन्स द फ्लूइडिटी, राइट, इट प्रोवाइड सपोर्ट। जैसे कुछ यू मस्ट रिमेंबर अगेन, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, मैंने आपको कहा था एक वेसिकल्स के बारे में बताया था कि जो वेसिकल्स होते हैं ना, दे ऑल्सो हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उसमें कैसे ये हेल्प करते हैं, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, अब आपको पता है सेल ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में कोई मटेरियल है सेल के अंदर का, इट नीड्स टू एग्जिट आउट, उसको बाहर निकालना है। तो व्हाट विल हैपन देयर, इस तरीके से अगर ये मेम्ब्रेन है ना, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ पिट्स। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे कुछ वेसिकल सा बनना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली व्हेन दैट मटेरियल विल गेट ऑन टू दिस वेसिकल, देन दिस वेसिकल विल गेट डिटैच्ड एंड फाइनली ट्रांसफर्ड इनटू सम अनदर सेल, उसमें चला जाएगा। दिस प्रोसेस of exiting out of the material in case of cell through the cell membrane is called as exocytosis। बच्चे बहुत सिंपल है, एक्सो मतलब एग्जिट, साइटो मतलब सेल। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ मटेरियल अगर बाहर जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। उसको हेल्प कौन कर रहे हैं, वेसिकल्स, सिंपल, ठीक। अब अगर ये मटेरियल बाहर जा रहा है किसी दूसरे सेल में, कोई दूसरा सेल मेम्ब्रेन उसको एक्वायर भी तो करेगी, तो व्हाट विल हैपन, उसमें भी यही होता है, इट विल स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ सम पिट, वो अंदर को खड्डा बनाना शुरू कर देगी, जिसमें से वो जो मॉलिक्यूल है दैट नीड्स टू ट्रांसफर, इट विल एंटर इनसाइड द सेल। Now in this cell what is happening, the material is entering inside the cell through the plasma membrane, so this process will be called as endocytosis। सिंपल है, हमने अमीबा में भी पढ़ा है, वो फूड एनगल्फ करता है एंडोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर सेल एग्जिट आउट कर रहे मटेरियल एक्सोसाइटोसिस, एंटर कर रहे मटेरियल एंडोसाइटोसिस। अच्छा, ये एंडोसाइटोसिस भी आगे दो तरह की हो सकती है, that depends upon the nature of the food। जो फूड वो सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर लेकर जा रही है, if that food is in solid form, then that process is called as phagocytosis, खा जाना। And if that food is in the form of liquid, then that process is called as pinocytosis, पी जाना। ये चीज़ भी याद रखना बच्चे। एंडोसाइटोसिस, कोई भी मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो फैगोसाइटोसिस मतलब उसको खाया जा रहा है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो पिनोसाइटोसिस मतलब उसको पिया जा रहा है, सिंपल एज दैट, ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसके अलावा भी सेल मेम्ब्रेन के,
सपोर्ट में हेल्प करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है ना, ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें बच्चे तो इट इज ऑल्सो फर्दर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इट कुड बी पैसिव ट्रांसपोर्ट। फर्क क्या है, आपकी एनसीईआरटी में ये भी गिवन है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी इज रिक्वायर्ड, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? लेट्स डिस्कस। पैसिव ना दो तरह की होती है बच्चे, वन इट कुड बी सिंपल डिफ्यूजन और इट कुड बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दो तरह की हो सकती है। अब डिफ्यूजन का मतलब वही ट्रांसपोर्ट करना है ना, बट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट है, दैट मटेरियल नीड्स टू मूव, यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट है, यहाँ पे एक आधा प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो दिस विल मूव टुवर्ड्स इनसाइड, राइट, फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो दिस इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन। इसमें किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी बाहर से नहीं चाहिए। अगर हम कहें ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर ये वाटर है तो व्हाट विल हैपन, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज ऑस्मोसिस। इफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। चलो ये तो हो गया भाई सिंपल डिफ्यूजन। आई होप आपको समझ आ रही है अच्छे से, ये आपने लोअर क्लासेस में भी शायद पढ़ा होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें, फैसिलिटेट किसी चीज को फैसिलिटेट करना, खुद से हेल्प करना, तो सपोज इसमें क्या हो रहा है, यही सेल है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे एक आधा है, इसमें भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की अलोंग ही जाना है मॉलिक्यूल ने, लेकिन इट रिक्वायर्स सम कैरियर प्रोटीन, इसको बाहर से कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए जो इसको हेल्प करेगा इन द फैसिलिटेटिंग द डिफ्यूजन। तो वो मॉलिक्यूल इसके साथ सपोज अटैच हो गया, व्हाट विल हैपन, ये अब इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे ही उल्टा हो जाएगा व्हाट विल हैपन, ये प्रोटीन नीचे आ जाएगा, मॉलिक्यूल नीचे आ जाएगा एंड इट विल सेंड इनटू द इनसाइड द सेल, सेल की दूसरी तरफ वो चला जाएगा, इधर इनसाइड और आउटसाइड। आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड। इजी सा है बच्चे, इनको फैसिलिटेट करने के लिए कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए, वो खुद से नहीं जा सकते, वो प्रोटीन के साथ बाइंड होगा सब्सटेंस, वो प्रोटीन घूमेगा और वो सब्सटेंस दूसरी तरफ चला जाएगा, सिंपल। इसमें भी एटीपी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनमें क्यों ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द मटीरियल इज मूविंग अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई टू लो। लेकिन if we are talking about active transport, then ATP is required. Why? Because this takes place against the concentration gradient. ये concentration gradient के against काम करेगा, मतलब low to high. Suppose ये सेल है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसने यहाँ पर जाना है तो लो कॉन्सेंट्रेशन से जाएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन में, तो यहाँ पे एटीपी विल रिक्वायर्ड, एटीपी विल स्प्लिट एंड फॉर्म एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो जब ये टूटेगा क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी से ये मॉलिक्यूल बाइंड, यहाँ पर कैरियर प्रोटीन नहीं, यहाँ पे कुछ पंप जो है दैट विल हेल्प इन द रिलीजिंग ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स ऑन टू द अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम यहाँ पे पंप यूज करते हैं दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। वो क्या होता है वो हम कमिंग अप चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपने सिर्फ इतना याद रखना है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में सोडियम पोटेशियम पंप इज इन्वॉल्व्ड एंड इट हेल्प्स टू मूव द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज व्हाई एटीपी एनर्जी इज रिक्वायर्ड। With this, we have completed all detail about the structure and the function of cell membrane. I hope आपको अच्छे से समझ आया. And if you like my video, then do share it with your friends. And if you are new to my video, to my channel, then please subscribe this channel. Keep watching, stay tuned, keep smiling. Thank you.